हाँ, पिछले लेक्चर सीरीज में हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ट्राइबल रिवेलियन दोनों कर चुके थे। अब हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में एक एक दो रिवेलियन बाकी है, जैसे वहाबी हो गया और लोटा रिवेलियन हो गया, उसको देखेंगे और फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 की ओर बढ़ेंगे। तो ये सब हमने देख लिया था, मुंडा, संथाल, ट्राइबल रिवेलियन, फिर ये जो बंगाल वाला ब्रिटिशर्स का जो स्टोरी था, ये सारा हमने देख लिया था। मुर्शिद कुली खान, अराइवल ऑफ यूरोपियन, सारा। तो अभी हम लोग करते हैं। आज का टॉपिक है वहाबी रिवॉल्ट। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है ना, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए, कि कौन फाउंडर थे इनका, इनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। फिर कौन मोमेंट था जो कि जैसे ये पर्टिकुलर वहाबी मोमेंट है, स्टार्ट कहाँ हुआ, बिहार में कैसे स्प्रेड हुआ। तब तो इसके लिए बिहार के लिए पढ़ रहे हैं इसको। तो देखते हैं हम लोग कि अब्दुल अल वहाब जो थे, ये वहाबी मोमेंट के फाउंडर थे। फाउंडर कौन थे? अब्दुल अल वहाब। याद रखेंगे क्या? अब्दुल अल वहाब, ये फाउंडर थे वहाबी मूवमेंट के। और ये स्टार्ट हुआ था जो अरब वाला रीजन है ना, सऊदी अरब वाला जो रीजन है, ठीक है, ये इस साइड ही स्टार्ट हुआ था, अरब वाला रीजन में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका फाउंडर कौन थे? अब्दुल अल वहाब। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये अरब वाला रीजन में। फिर देखते हैं कि स्टार्ट तो हुआ अरब में, बट ये सोचे कि ये था क्या ये मूवमेंट, पहले इसका पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था ये कि रिलीजियस रिफॉर्म करना। जो भी इस्लाम का उस टाइम तो स्प्रेड हो चुका था बहुत हद तक, 712 एडी के बाद तो इस्लाम तो ऑलमोस्ट एशिया में आ चुका था हर जगह। तो उसमें रिफॉर्म चाहते थे। ये रिफॉर्म किस तरह का चाहते थे? तो रिफॉर्म रिवाइवलिस्ट रिफॉर्म चाहते थे। रिवाइवलिस्ट रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जो इनका कुरान है, कुरान जो बोलते हैं, या हदीथ है, तो उनमें जो चीज़ लिखा हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो इस्लामिक व्यूज़ थे वो भी चेंज होते गया। बट ये चाहते थे कि नहीं, हम लोग रिवाइवलिस्ट में जाते हैं, पहले जाते हैं जो कुरान में, जो हमारे कुरान शरीफ है वो कहते हैं वही हम लोग वैसे ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, हदीथ है उसके टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। तो ये रिवाइवलिस्ट था। और पहले क्या था? ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। क्लियर? स्टार्ट कौन किया? अब्दुल अल वहाब। किस तरह का मूवमेंट था? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। रिवाइवलिस्ट कहाँ रिवाइव करके जाना है? कुरान हदीथ के पास, जो उसमें टीचिंग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये था। बाद में इसका नेचर चेंज हो गया था, पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट में आ गया था, राइट। अब देखते हैं कि भारत में कौन स्टार्ट किया इसको। ये तो हमने देख लिया कि बाहर स्टार्ट हुआ। अब भारत में कौन स्टार्ट किया? तो ये सैयद अहमद बरेलवी, राय बरेली के थे, सैयद अहमद बरेलवी। तो कभी भी आना कि इंडिया में वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। बरेलवी से नाम भी लग रहा है, इंडियन है, बरेली। और ओवरऑल स्टार्ट करने वाले कौन थे? फर्स्ट टाइम अब्दुल अल वहाब। कौन थे? अब्दुल अल वहाब। क्लियर? अब देखते हैं कि इसका दो सेंटर था भारत में। सऊदी अरब से आ गया भारत, अब भारत में दो सेंटर बना। भारत में स्टार्ट करने वाले कौन थे? भारत में स्टार्ट करने वाले कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, बरेली के। अब इसका दो सेंटर बना। एक एक तो बना सीतना, सीतना भी बोलते हैं इसको, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज का पाकिस्तान जो है, इधर था। और दूसरा अपना पटना, पटना वाला रीजन। तो ये दो सेंटर बना। कौन कौन सेंटर बना? सीतना, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, नेफा जिसको बोलते हैं, नॉर्थ NWF है। और एक है पटना। पटना तो बिहार की राजधानी है। सेकंड सेंटर पटना बना, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पैसा होता था या वॉलेंटियर्स होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए चाहिए, तो वो सेंड किया जाता था सितना को सेंड किया जाता था पटना से। यानी जो भी पैसा हो गया, लेबर हो गया, लेबर नहीं बोलेंगे, जो भी वॉलेंटियर्स हो गया, यहाँ से सेंड किया जाता था सितना की ओर, पटना से। तो सोचिए कि पटना एक तरह से वहाबी मूवमेंट का इंडिया में एक तरह से बोल सकते हैं कि गढ़ था। दैट्स वाई हम लोग ये अभी पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखिए कि जो सैयद अहमद बरेलवी थे, इनके चार रिप्रेजेंटेटिव थे पटना में। सैयद अहमद बरेलवी तो यूपी में थे, बरेली में, रायबरेली में। इनके चार रिप्रेजेंटेटिव थे बिहार में, जो कि एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि कौन कौन थे बिहार में स्टार्ट करने वाले या रिप्रेजेंटेटिव। तो इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। कौन? इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। याद हो गया? याद हो गया। फिर देखते हैं कि एक मोमेंट आता है, फरैजी मोमेंट। ये पहले तो पूछ सकते हैं कौन सा रीजन से बिलोंग करता है। ये बंगाल के रीजन से बिलोंग करता है, जो कि वहाबी मोमेंट एक तरह से रिवाइवलिस्ट टाइप का ही था, जो कि वहाबी मोमेंट से इंस्पायर्ड था। तो कितना फैक्ट पढ़े?
फाउंडर कौन था ओवरऑल अरब में? इंडिया में रायबरेली वाला जो इंडिया में कौन था? बरेलवी। बिहार में कौन था? चार लोग कौन कौन थे? इनायत, विनायत, फरहत और एक मोहम्मद हुसैन। क्लियर? इसका मेन पर्पस क्या था? याद हो गया? कुरान हदीथ की ओर बढ़ना, बैक टू कुरान एंड हदीथ। क्लियर? सेंटर कौन कौन था? सितना, पटना। चलिए आगे। फिर अम्बाला कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन 1863 एंड पटना कैंपेन 1865 टू सप्रेस द वहाबी मूवमेंट। ये मूवमेंट को फिर सप्रेस कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, कि जैसे अम्बाला कैंपेन था एक 1863 में और पटना कैंपेन था 1865 में। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि अम्बाला कैंपेन और पटना कैंपेन ड्यूरिंग 1860s किससे रिलेटेड है, तो सप्रेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट। किससे रिलेटेड है? सप्रेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट। क्लियर? अब आते हैं नोनिया रिवोल्ट, नोनिया रिवेलियन। नोनिया रिवेलियन क्या हुआ था? 1770 से लेकर 1800 तक हुआ था, 1770 से लेकर 1800 तक। और ये जो वहाबी है ना, ये भी प्री 1857 हुआ था, याद रखेंगे, ये प्री 1857 हुआ था। अब नोनिया भी तो प्री 1857 है, बिफोर 1857 है। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ था ना कि जो सॉल्ट पीटर होते थे ना, सॉल्ट पीटर कम्युनिटी होती थी, जो शोरा, क्योंकि याद था कि हम लोग पढ़े थे कि पोर्चुगीज़ आए, डेंस आए या ब्रिटिशर्स आए, यहाँ से सॉल्ट पीटर, कॉटन, ये सारा ले जाते थे। और सॉल्ट पीटर जो शोरा है वो मुजफ्फरपुर सारण वाला जो एरिया है, बिहार का जो मुजफ्फरपुर, सारण, ठीक है ना, हाजीपुर, ठीक है, और ये पूर्णिया वाला जो एरिया है, ये इधर से क्या होता था? प्रोड्यूस होता था। ठीक है? तो वहाँ से जो पर्टिकुलर सोरा जो प्रोड्यूस होता था उसको मतलब खेती वेती करते थे इसका। कौन सी कम्युनिटी? नोनिया कम्युनिटी। तो हुआ क्या ना कि ये जो पर्टिकुलर सोरा का जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो जनरली जो इसका यूज़ होता था वो गन पाउडर के लिए यूज़ होता था। और जो फार्मर्स थे जो सोरा का उत्पाद करते थे उनको बोलते थे नोनिया। उनको क्या बोलते थे? नोनिया बोलते थे। अब हुआ क्या कि जो नोनिया कम्युनिटी थी वो जो सॉल्ट पीटर था उसको सीक्रेटली सेल करना चालू कर दी। अब बोले कि सीक्रेटली सेल क्यों करना चालू कर दी? क्योंकि होता क्या था ना कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो मोनोपोली रखे थे सॉल्ट पीटर पर, कि एक कोई फार्मर है, बोलेगा देखो तुम सॉल्ट पीटर बनाओगे ना तो मुझे बेचोगे। मिडिल मैन आ जाता था, ये मिडिल मैन को देता था, ये डायरेक्ट अंग्रेज लोग को दे देता था, जो भी ब्रिटिशर्स लोग को देता था। तो एक तरह से ट्रेड मोनोपोली कर लिया था ये लोग ब्रिटिशर्स। और ये जो मिडिल मैन है ये लोग का पैसा खा जाता है, जो कि आज भी यही सिचुएशन है अलग अलग चीज़ों में। ठीक है? तो मिडिल मैन पैसा खा जाता था। तो अब ये जो फार्मर्स क्या करने लगा ना कि अपने प्रॉफिट के लिए डायरेक्टली दूसरे को सेल करने लगा, ब्रिटिशर्स को नहीं, दूसरे को सेल करने लगा। तो यहाँ से प्रॉफिट आने लगा। तो फिर क्या हुआ कि जो अंग्रेज लोग था विरोध किया कि तुम दूसरे को नहीं सेल कर सकते हो। क्लियर? तुम दूसरे को नहीं सेल कर सकते हो, तुम्हें मुझे ही सेल करना पड़ेगा मिडिल मैन के थ्रू। तो फिर उस टाइम रिवॉल्ट हो गया। ठीक है? तो इसको ही बोलते हैं ना नोनिया रिवोल्ट। और नोनिया रिवोल्ट किसके लिए, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हुआ था? सॉल्ट पीटर के लिए। कौन सा रीजन में सॉल्ट पीटर मिलता है याद रहेगा आपको। क्लियर? अब आते हैं लोटा रिवेलियन 1856 में। ये भी प्री 1857 है। क्लियर? ये डेट याद रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी अरेंज करने को दे देगा। अभी बताएं संथाल कब हुआ था? मैंने पिछला लेक्चर में बताया था संथाल कब हुआ था, डेट बताएं। 1855-56। ओके। अब देखते हैं लोटा रिवेलियन, ये हुआ है 1856। इसमें क्या हुआ है कि ये जो मुजफ्फरपुर के प्रिजनर्स थे ना, जेल के, मुजफ्फरपुर जेल था, उसके प्रिजनर थे, वो लोग के द्वारा ये रिवॉल्ट को किया गया था, ये पर्टिकुलर रिवेलियन को किया गया था। होता क्या था ना कि पहले मतलब जो अंग्रेज थे वो कैदी लोग को ब्रास टम्बलर में अपना मतलब जो भी पानी पीने के लिए जो भी देते थे, ब्रास टम्बलर मतलब जो पीतल का जो लोटा होता है ना उसमें देते थे। फिर बाद में क्या हुआ ना कि चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें देने लगे, जो लोटा होता है उसमें देने लगे। तो इसके खिलाफ जो भी प्रिजनर्स थे वो रिबेल कर दिए कि नहीं, हम लोग को वही वाला जो पहले मिलता था ब्रास का लोटा उसी को लेंगे। हम लोग क्ले जो चीनी मिट्टी से जो बना रहता उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा था। और कौन सा रीज़न, कौन सा जेल के? मुजफ्फरपुर जेल। क्लियर? तो चलिए बताएं आपकी नोनिया कब हुआ था? कौन सा रीजन में ये सॉल्ट पीटर प्रोड्यूस होता था? क्लियर? वहाबी रिवॉल्ट का फाउंडर कौन थे, स्टार्ट करने वाले कौन थे, इंडिया में स्टार्ट करने वाले कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। फिर ये था क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बैक टू कुरान हदीथ टीचिंग। क्लियर? दो सेंटर कौन इंपॉर्टेंट था? सितना और पटना। चार रिप्रेजेंटेटिव कौन थे बिहार में?
सैयद अहमद बरेलवी के, इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। फिर कौन सा मूवमेंट था जो कि इंस्पायर्ड था वहाबी से? फरेजी, फरेजी मूवमेंट। अम्बाला कैंपेन और पटना कैंपेन किससे रिलेटेड है? सेपरेशन ऑफ वहाबी। नोनिया 1770 से लेकर 1800। नोनिया पहले हुआ था लोटा से, याद रखेंगे इसको, कभी अगर अरेंज करने को दे दिया, सिंपल ही है लेकिन फिर वहाँ गलती हो जाएगा तो हो गया गलती। फिर अब आ जाते हैं हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये 1857, क्योंकि 1857 से पहले सारा मूवमेंट हम लोग देख लिए। ये क्या बोलते हैं, संथाल हो गया, लोटा रिवेलियन हो गया, फिर ये सॉल्ट पीटर वाला नोनिया रिवेलियन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिहार में, क्योंकि इसमें जब 1857 का जो जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी हम लोग बोलते हैं, तो बिहार में भी तो कुछ हुआ होगा। स्टार्ट तो चलो ठीक है बिहार में नहीं हुआ था, बट बिहार में इसका इम्पैक्ट था। तो वही देखें कैसे कैसे इम्पैक्ट था। इससे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या हुआ था 1850। ऐसे तो सबको पता होगा कि इसमें क्या हुआ था, बट एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट प्रोटेस्ट पहला कब हुआ था? वाज अगेंस्ट द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज, वाज लेड बाय मंगल पांडे। तो पहला जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो, जो सबको पता है कि जो ग्रीस कार्ट्रिज रहता था ना, जो वो गन होता था, क्या बोलते थे उसको, एनफिल राइफल जो होता था, उसमें ग्रीस्ड कार्ट्रिज लगा कर उसको ये करना पड़ता था, भरना पड़ता था उसमें बारूद को। तो स्टार्ट किया था ये प्रोटेस्ट को मंगल पांडे स्टार्ट किया था, जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के बैरकपुर कंटेनमेंट के सोल्जर थे। तो पहले तो याद रखें कौन सा इनका ये था पर्टिकुलर रेजिमेंट या इन्फेंट्री कौन था? 34th नेटिव इन्फेंट्री। कौन था? 34th नेटिव इन्फेंट्री। किसका? मंगल पांडे। मंगल पांडे क्यों जानते हैं? फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे 29 मार्च 1857 को, ठीक है। डेट याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें क्या करते हैं कि वो सार्जेंट वहाँ रहता था ह्यूक्सन और लेफ्टिनेंट बाग उसको बुलेट और तलवार से उसको अंदर घोप देते हैं, मतलब मार देते हैं उनको, ठीक है। फिर मंगल पांडे को डेथ सेंटेंस मिल जाता है 8 अप्रैल 1857 को। ये इंसिडेंट हुआ 29 मार्च को, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सज़ा मिल जाता है मंगल पांडे को। कौन से इन्फेंट्री के थे? 34th। क्यों हुआ था? ग्रीस्ड कार्ट्रिज, ठीक है। अब देखते हैं कि द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ 1857 इज बिलीव टू हैव बीन फ्रॉम द मेरठ ऑन 10 मई 1857। अब हुआ क्या ना कि देखिए, उस टाइम मंगल पांडे वाला तो एक इंसिडेंट था जो कि बैरकपुर बंगाल में हुआ। बैरकपुर कंटेनमेंट देखेंगे तो ये कंटोनमेंट देखेंगे तो बंगाल में है। तो वहाँ मंगल पांडे का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने ह्यूक्सन और लेफ्टिनेंट बॉक को चाकू भोंक दिया और गोली से मार दिया, तो उनको फिर फांसी मिल गया 8 अप्रैल 1857 को। लेकिन अप्रैल के बाद आएगा मई, और एक्चुअल जिसको ओरिजिन बोला जाता है ना, कभी पूछते हैं कि इसका ओरिजिन कब हुआ था 1857 रिवोल्ट का, तो ओरिजिन हुआ था 10 मई 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और उम्मीद है कि आपको ये जरूर याद होगा कि 10 मई 1857 को मेरठ जो कैंटोनमेंट है, बड़ा कैंटोनमेंट है, वहाँ स्टार्ट हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी वहाँ के सोल्जर्स थे कैंटोनमेंट के, वो उनके जो भी कॉमरेड्स थे और भी जो मतलब ये क्या बोलते हैं, जेल से जो भी थे उनको छोड़ा दिए और वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली में उस टाइम कौन था? उस टाइम कौन सा राजा था? बहादुर शाह 2, ठीक है। बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं जिनको, बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, उस टाइम यही थे। तो इसमें यही हुआ कि मतलब कि जो भी सोल्जर्स थे सारे मिलकर वहाँ रिवोल्ट कर दिए, जो भी ब्रिटिश मतलब ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ, और वहाँ से ये डायरेक्ट चले गए मेरठ से दिल्ली। मेरठ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, जो दिल्ली में रहते होंगे उनको पता होगा, मेरठ पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब तो यहाँ से डायरेक्ट स्पेशल ट्रेन तो चलती ही है, क्या बोलते हैं, जो एक जो फास्ट ट्रेन है ना वो चलती है यहाँ से, नमो ट्रेन चलती है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया अपना दिल्ली आए 10 मई 1857 को, मेरठ में स्टार्ट हुआ। फिर जो भी सोल्जर्स थे सब मिलकर आ गए दिल्ली में किससे मिले? बहादुर शाह जफर से। और बहादुर शाह जफर कैसे थे उस टाइम? बूढ़े हो चुके थे। तो बोले कि सोल्जर्स लोग जो भी था वो बोला कि आप लोग ये कि राजा आप जो हैं ये नेतृत्व कीजिए ये पर्टिकुलर रिवोल्ट का। तो बोले कि हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा जो सेनापति है बख्त खान, याद रखेंगे क्या नाम था? बख्त खान। तो इसलिए दिल्ली का जब हम लोग देखते हैं ना कि लीडर कौन था, तो हम लोग हमेशा याद करते हैं बख्त खान को, राइट। तो बख्त खान ने लीड किया सारे सोल्जर्स को जो मेरठ से आए थे ग्रुप बना के,
ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करने। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल स्टोरी, हो गया बाहर का स्टोरी हो गया। अब हम लोग देखते हैं बिहार में क्या हुआ। बिहार में तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में इसमें एक ही फेमस क्वेश्चन है कि बिहार में कौन स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट किए थे कौन, कौन स्टार्ट किए थे, वीर कुंवर सिंह। अभी तक तो यही क्वेश्चन आता है बट देख लेते हैं। तो 1857 का जो बिहार में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ वो 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट स्टार्ट किया, रोहिणी विलेज, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट, 12 जून 1857 को। तो ये डेट याद रखें, 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ, रोहिणी विलेज, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी झारखंड में है। तो उस टाइम तो बिहार ही था ना। तो 32वां रेजिमेंट के जो भी जवान थे वो लोग स्टार्ट किए थे, और ये 34वां नेटिव इन्फेंट्री के थे, मंगल पांडे। और बिहार वाले 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। कहाँ, रोहिणी विलेज, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देवघर कहाँ है, अभी झारखंड में है, 12 जून 1857 को। ठीक है, अब इस रिवॉल्ट में यही नॉर्मन नॉर्मन थे और सर्जेंट ग्रांट थे, उसको मार देते हैं सोल्जर्स। अब ये नाम याद रहे नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट याद रखें कि बिहार में कहाँ स्टार्ट हुआ, तो रोहिणी विलेज में हुआ, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। फिर रिवॉल्ट ऑफ रोहिणी जो है सप्रेस कौन किया, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड था ना, वो सप्रेस किया, मैकडोनल्ड सप्रेस किया। बिहार का जो 1857 का स्टार्टिंग था, रोहिणी विलेज, देवघर डिस्ट्रिक्ट में, 12 जून 1857 को। क्लियर। अब देखते हैं पटना। चलो ये तो देवघर हो गया। अब एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये मूवमेंट है ना वो हर जगह फैल चुका था, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन में था। अभी हमने पढ़ा क्या, बैरकपुर में मंगल पांडे, मेरठ का सारे सोल्जर्स पहुंच गए कहाँ, बख्त खान के पास, बहादुर शाह जफर का जो सेनापति थे दिल्ली में, बोले कि आप लीड कीजिए। फिर देखे कि बिहार में जो अपना उस टाइम झारखंड था वहाँ स्टार्ट हो गया, कहाँ, रोहिणी विलेज में। रोहिणी कहाँ है, देवघर डिस्ट्रिक्ट के पास, देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, उसमें 12 जून 1857 को स्टार्ट हो गया, और उसमें नॉर्मन और ग्रांट को मार दिया गया, खचाक कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो रिवॉल्ट ऑफ रोहिणी था उसको सप्रेस कर दिया गया, जो पर्टिकुलर रोहिणी विलेज में, उसको सप्रेस कौन किया, मेजर मैकडोनल्ड को भेजा गया, और वो अपने जाकर सोल्जर्स के साथ सप्रेस कर दिए। और जो भी रिवॉल्ट करने वाले सोल्जर्स थे उनको फांसी की सज़ा लगा दी गई, उनको बाहर निकाल दिया, और रेजिमेंट को क्लोज कर दिया गया। जो 32वीं रेजिमेंट थी, इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसने रिवॉल्ट किया था, उसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ये तो हो गया रोहिणी। अब देखते हैं पटना। पटना भी एक सेंटर बन गया था। क्यों बना था, तो एक बुक सेलर थे, किताब बेचते थे, पीर अली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 मूवमेंट को पटना में किसने लीड किया था, तो एक बुक सेलर थे, सोचिए आप, पीर अली। उन्होंने 3 जुलाई को एक स्लोगन दिया कि दिन बोलो दिन, ओपी दिन बोलो दिन। ये उन्होंने एक मतलब एक स्लोगन दिया। तो कभी पूछ सकता है कि दिन बोलो दिन किसने दिया था 1857 में। और उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर आर लायल थे, जो कि ओपीएम एजेंट थे वहाँ के, क्योंकि ओपीएम ट्रेड होता था ना, तो वहीं के एजेंट थे, उसको मार दिया गया। अब मार दिया गया तो ब्रिटिश जो भी ऑफिसर थे भेजे वहाँ से, टेलर, कमिश्नर टेलर को वहाँ से भेजा गया पटना में, और उस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया। तो पटना में सप्रेस करने वाला कौन था, टेलर था। क्लियर। रोहिणी में मैकडोनल्ड, यहाँ टेलर। फिर एक पढ़ेंगे हम लोग कि बिहार में कुंवर सिंह वाला विलियम टेलर, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये वहाँ भी रिवॉल्ट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर जो स्टार्ट हुआ वो अगला चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें बाबू कुंवर सिंह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 में जो जिसको जाना जाता है ना कि बिहार में जो 1857 का जब नाम लेते हैं तो एक ही नाम याद आता है, बाबू कुंवर सिंह। नो डाउट जो बुक सेलर थे अपने पीर अली, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो स्टार्ट किया वहाँ पटना में। बट जो भी सोल्जर्स थे ना, जो क्या बोलते हैं, दानापुर कैंटोनमेंट, दानापुर पटना के पास ही है, तो वो आए किनके पास, बाबू कुंवर सिंह के पास। और बाबू कुंवर सिंह जो थे वो क्या थे, बाबू कुंवर सिंह जमींदार थे, और उनका एज नियरली 79-80 के आसपास पहुंच गया था, बिल्कुल बूढ़े थे उस टाइम। ठीक है, तो बोले कि आप हम लोग को मतलब हेल्प कीजिए, और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में, और हम लोग रिवॉल्ट कर चुके हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो बाबू कुंवर सिंह बोले कि हाँ चलो ठीक है, हेल्प करेंगे हम। और बाबू कुंवर सिंह के जो सपोर्टर्स थे, जो उनके भाई थे, मतलब अमर सिंह और रित नारायण सिंह। तो अमर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे कि अमर सिंह कौन थे, बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। रित नारायण सिंह भी बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। तो बाबू कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर वाले, तो 4000 सोल्जर्स, फिर जो दानापुर कैंटोनमेंट से आए थे, तो क्या किया ना कि मतलब जगदीशपुर में ही एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। उसमें क्या बनाते थे, गन और एमुनेशंस, बम बारूद बनाना चालू कर दिया वहाँ।
ठीक है। अंग्रेज लोग को पता चलेगा, अरे ये तो गन बारूद बनाना चालू कर दिया है। अब गन बारूद बनाना चालू कर रहे हैं अगर सरकार के खिलाफ, सरकार तो वही था, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ना। तो उस टाइम क्या हुआ ना कि एक्शन वो लेता सरकार, तो उस टाइम जगदीशपुर से ही आरा को, पास ही है दोनों, आरा को कैप्चर कर लिया गया। कौन किए? बाबू कुंवर सिंह। अब अंग्रेज सोच ही रहा था बाबू कुंवर सिंह कैप्चर कर लिए आरा को। ठीक है, कब किया? 27 जुलाई 1857। डेट बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आरा को पहले कैप्चर कौन किया? बाबू कुंवर सिंह। अब क्या हुआ ना कि कैप्टन दनवर आया, बोला कि अच्छा आरा को कैप्चर कर लिए हैं बाबू कुंवर सिंह जी, अब तो हम इसको छुड़ाएंगे। छुड़ाते छुड़ाते इनका दम छूट गया, इनको मार दिया गया। तो दनवर क्या हुआ, सबसे पहला जो लड़ा था बाबू कुंवर सिंह के साथ, तो कौन था? दनवर था। और दनवर को क्या कर दिया गया? निपटा दिया गया। तो पहला था दनवर। अब क्या हुआ कि दूसरा दनवर जब खत्म हो गया तो उसके बाद दूसरा आर्मी ऑफिसर को जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था उसको भेजा गया, मेजर आयरी को। मेजर आयरी क्या हुआ कि वो जो भी अपने सोल्जर्स के साथ आया और बहुत प्रेशर बनाया यहाँ आरा में आकर, और तो जिसके कारण क्या हुआ कि कुंवर सिंह को स्ट्रेटेजिकली आरा को छोड़ना पड़ा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसने बाबू कुंवर सिंह को मजबूर कर दिया था, भारत कर रहा हूँ, आरा को छोड़ने के लिए, तो मेजर आयर। किसको मारे थे वो? खत्म जिसको कर दिया गया था? कैप्टन दनवर को। कैप्टन खत्म, आयर आया तो कुंवर सिंह को भागना पड़ा वहाँ से। कहाँ भागना पड़ा? तो वो निकल जाते हैं यूपी के साइड, ठीक है, लखनऊ में। तो लखनऊ पहुँचते हैं कैसे? रीवा एमपी वाला बांदा वांदा साइड होते हुए वो लखनऊ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं कुंवर सिंह? क्यों पहुँचते हैं सोचे? क्योंकि मेजर आयर जो था वो वहाँ से भगा दिया उनको, ठीक है। वहाँ जाते हैं, फिर शाह अवध जो थे वहाँ उस टाइम, तो वो क्या बोलते हैं ना कि ठीक है आप आजमगढ़ जो फोर्ट है अब इसका ले लीजिए, यहाँ यहीं रहिए आप और हम लोग के साथ लड़िए यहाँ। तो 1857 में क्या हुआ ना कि कुंवर सिंह और नाना साहेब ब्रिटिशर्स को भी लड़े कानपुर में, ठीक है ना। तो याद रखें कि कानपुर में किसके साथ हेल्प, मतलब किसका हेल्प किए थे? कुंवर सिंह, नाना साहेब का। नाना साहेब बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो सोचिए आप यूपी में गए, रीवा बांदा होते हुए, लखनऊ कानपुर होते हुए वहाँ गए, साहब अवध से दोस्ती किए, फिर वहाँ नाना साहब के साथ मिल के कुंवर सिंह कानपुर में ब्रिटिशर्स का छक्का छुड़ा रहे हैं वहाँ, ठीक है। फिर आजमगढ़ जो मिला था उनको, साहब अवध जो दिए थे उसका मतलब कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ भी उसको ब्रिटिशर्स के साथ लड़के ब्रिटिशर्स को वहीं उसी फोर्ट में हराया गया वहाँ। फिर क्या हुआ कि अब ये सारा काम उधर ख़त्म हुआ तो कुंवर सिंह जो थे वो फिर लौटने लगे वहाँ से। तो जब लौट रहे थे ना, अवध वाला ही रीज़न था, अवध से जगदीशपुर लौट रहे थे, तो यही गंगा क्रॉस कर रहे थे। गंगा घाट है, शिवराजपुर घाट है, गंगा नदी है वहीं। तो जनरल डॉगलस था, वो उनको बुलेट मार दिया एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में बुलेट मार दिया। अब बुलेट मार दिया तो बहुत खून निकलने लगा, तो वो अपने हाथ को, बोला जाता है कि वो अपने हाथ को काट देते हैं और गंगा में बहा देते हैं और बोलते हैं कि ओ मदर गंगा, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट फ्रॉम योर बिलोवेड। समझ रहे हैं ना कि जो मतलब अपना बिलोवेड से ये मेरा जो हाथ है वो इसको स्वीकार कीजिए आप। तो सोचे कितना बहादुर थे। तो दनवर याद है कौन था? मार दिए थे कौन? कुंवर सिंह। मेजर आयर ये भगा दिए थे कुंवर सिंह को आरा से कानपुर लखनऊ यूपी साइड भगा दिए थे। फिर आया डॉगलस क्या? यही बुलेट वाला डॉगलस था, बुलेट मारा था, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में जो लड़ता है ना वो आता है। अब सोचे कि उनका बिल्कुल ही मतलब लहूलुहान हो चुका है हाथ, ये याद रखना, लहूलुहान हाथ हो चुका है और धीरे धीरे और स्थिति उनका खराब होते जा रहा है। उस स्थिति में भी कैप्टन ली ग्रांड आता है, कैप्टन ली ग्रांड आता है हराने के लिए कुंवर सिंह को, ठीक है। और कुंवर सिंह उसको हरा देते हैं इस सिचुएशन में भी। तो लास्ट में किसको हराए थे? ली ग्रांड को हराए थे। तो पहले दनवर मारा गया, आयर भगा दिया, डॉगलस गोली मारा, ली ग्रांड वो लास्ट में हारा किससे? कुंवर सिंह से। और सोचेंगे कि अच्छा कुंवर सिंह का डेथ कैसे हुआ? तो जख्म इतना बढ़ चुका था ना कि उनका उससे ही डेथ हो गया। और 26 अप्रैल 1858 को उनका इतना बड़ा मतलब महान क्रांतिकारी का डेथ हो गया, 26 अप्रैल 1858 के समय। तो कभी कभी पूछता है ना कि लास्ट कौन था? तो ली ग्रांड था। तो याद रखें दनवर याद रहेगा। दनवर को पहला कौन था सोचे? पहला कौन था जिसको वीर कुंवर सिंह मारे थे? दनवर। कौन था जो कि भगा दिया था वीर कुंवर सिंह को यूपी? मेजर आयर।
कौन था जो कि गोली मारा था शिवराजपुर घाट के पास? डॉगलस। और लास्ट में किसको हराए थे? लीग्रैंड। क्लियर? तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कि चलिए ये अपना ख़त्म हो गया बिहार में, और उसके बाद 1858 का टाइम आ जाता है, ब्रिटिश रूल को फिर से रीएस्टेब्लिश किया जाता है और क्वीन विक्टोरिया यहाँ की रानी बन जाती हैं डायरेक्ट। अब क्वीन के अंदर आ जाता है, क्राउन के अंदर आ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम लोग पढ़े हैं। अब आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट था कांग्रेस का फॉर्मेशन। तो कांग्रेस का फॉर्मेशन था तो बिहार में भी तो इम्पैक्ट पड़ा था इसका। तो उसी इम्पैक्ट को हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस कैसे बिहार में फॉर्म हुआ और कैसे कैसे उसका कौन कौन वहाँ मीटिंग हुआ बिहार में, और मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ और क्या क्या वहाँ डिसीजन लिया गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि कांग्रेस और बिहार। तो ये तो पता है आपको कि अगर बेसिक देखा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में, बस इतना याद रखें, 1885 में एओ ह्यूम जिसको बोलते हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भी था उस टाइम कांग्रेस था। तो ये कांग्रेस का फाउंडर कौन था? एओ ह्यूम थे। और कहाँ हुआ था? तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। एक्चुअली पहले पुणे में होने वाला था, बट पुणे में क्या हुआ ना, प्लेग आ गया। तो उस टाइम प्लेग बहुत चलता था ना, जैसे उस टाइम महामारी था एक्चुअली ये। तो प्लेग वहाँ आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक लास्ट मोमेंट में प्लान बदलना पड़ा, और फिर गोकुलदास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में ही है, जो कि आज मुंबई बोलते हैं। तो वहाँ ये मीटिंग कराना पड़ा। तो याद रहेगा कब बना था, डेट के साथ याद रखें, क्योंकि डेट आजकल पूछ देता है। तो 28 अप्रैल 1885। कब? 28 अप्रैल 1885 में। क्या है ये? कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? कौन किया? एओ ह्यूम किया। कहाँ हुआ? गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। क्लियर? अब देखते हैं कि जो पहला सेशन था ना, उसको प्रिजाइड कौन किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, पहला सेशन कौन प्रिजाइड किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी, फाउंडर एओ ह्यूम। तो उसमें 72 डेलीगेट आए थे। कितने डेलीगेट आए थे? 72। कितने आए थे? 72 डेलीगेट। कितने? 72 डेलीगेट आए थे। कितने डेलीगेट आए थे? 72 डेलीगेट आए थे। लेकिन बिहार से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, बिहार से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कभी, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट बना दिया कि देयर वर 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार, तो हम लोग हाँ 2 तो हो ही सकता है, बट ये गलत है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था बिहार से। लेकिन जब सेकंड सेशन हुआ ना कांग्रेस का, सेकंड सेशन जो हुआ, तो उसमें 31 डेलीगेट बिहार से गया। कितना गया? 31 डेलीगेट बिहार से गया। अब लिखे आप कमेंट में कि सेकंड वाला जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, और उसमें कितना गया था? बिहार से 31 गया था। फर्स्ट टाइम 72। क्लियर? अब देखते हैं बिहार में जो कांग्रेस सेशन है कब कब हुआ है। तो सबसे पहले 1912 में हुआ है, ठीक है, 1922 में हुआ है और 1940 में हुआ। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रहना चाहिए। तो 1912 में 27वां हुआ है, 27 सेशन कब हुआ है? 1912 में हुआ बांकेपुर अभी इलेक्शन हुआ था वहाँ, प्रशांत किशोर जीत चुके हैं वहाँ। तो बांकेपुर में हुआ था। और चेयरमैन कौन थे? आर एन मुधोलकर। कौन थे चेयरमैन? आर एन मुधोलकर। याद रहता, चेयरमैन को याद रखेंगे, आर एन मुधोलकर नाम थे। ऐसे याद रहे, मुँह धोकर 27 1912 बांकेपुर पटना। फिर होता 37 27 37 10 ऐड कर दीजिए, 1922 इसमें भी 10 ऐड कर दीजिए। हुआ था अपना गया में, गया जी चित्ररंजन दास। ठीक है, कौन थे? चितरंजन दास। कौन चेयरमैन थे? चितरंजन दास। और फिर जो लास्ट सेशन हुआ था ना, वो 54th सेशन हुआ था 1940 में, रामगढ़ झारखंड, जो कि उस टाइम बिहार में ही था। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। कौन किए थे लास्ट? 54th मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कहाँ? रामगढ़ में। पहला बांकेपुर, कब? 1912। 37th वाला गया। कौन लीड किया था, कौन प्रिजाइड किया था? गुड, चितरंजन दास। अब देखते हैं क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे बांकेपुर सेशन है, तो बांकेपुर सेशन को आर एन मुधोलकर किए थे, मजरूल हक इसका वेलकम किए थे। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप ये तो मैंने वो टेबल से ही बता दिया, इसको छोड़ते हैं। फिर देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट बिहार में, ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उस टाइम। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 के टाइम में, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो क्या बिहार भी तो बंगाल का ही पार्ट था ना?
1905 में, तो बिहार पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं कि उस टाइम क्या होता है बिहार में। स्वदेशी मूवमेंट का टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम, तो बिहार में होता क्या है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1905 स्टार्ट कब हुआ था, अनाउंस कब हुआ था, सॉरी अनाउंस कब हुआ था, ये एकदम याद रख लें आप। 20 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ था कि करेंगे पार्टीशन। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, इम्प्लीमेंट 16 अक्टूबर 1905। तो याद रखना अक्टूबर में गांधी जी का 2 अक्टूबर ना, तो अक्टूबर में इम्प्लीमेंट और जुलाई, जुलाई में अनाउंस। 16 अक्टूबर याद रखेंगे, अभी पूछूंगा मैं। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हो गया था, ये मतलब बंटवारा कर दिया गया था। और कौन किया था, कर्जन, कौन किया था, कर्जन। अनाउंस कब हुआ था, अनाउंस अनाउंस 20 जुलाई, कर कब कर दिया गया इसको, फाइनली इम्प्लीमेंट 16 अक्टूबर 1905। रीजन वही दिया, वेग सा रीजन दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, बंगाल बहुत बड़ा इसलिए पार्टीशन करना जरूरी है, बट ये रीजन था नहीं। उनका रीजन मेन था हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना, वहाँ एक फॉल्ट क्रिएट करना कि यहाँ यूनिटी नहीं आए। क्लियर। तो इसी प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया, ठीक है ना। एक दूसरे को लोगों ने राखी बांधा, बोला कि बंटने से क्या हुआ, हम लोग सब साथ हैं, ठीक है ना। दरभंगा में बांटा गया ये राखी में, मतलब बांधा गया, रक्षाबंधन बांधा गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम एक बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश किया 1906 में, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। और ऐसा पूछ देता है कि बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905, 1916, 1906, 1928। तो 1906 में ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम का ही बात है। तो क्या क्या हमने देखा, अनाउंसमेंट डेट याद रहेगा, अनाउंसमेंट डेट क्या है, 20 जुलाई 1905, ठीक है। अनाउंसमेंट डेट 20 जुलाई 1905, इम्प्लीमेंटेशन डेट पार्टीशन का 16 अक्टूबर 1905। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन। क्या रीज़न दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दिया। बंगला ये जो दरभंगा में कैसे मनाया गया, रक्षाबंधन बांध के। फिर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, 1906, ठीक है। ये सब तो हो गया खेल। अब लेकिन हुआ क्या ना कि हार्डिंग के टाइम में 12 दिसंबर 1911 को बहुत अप्रोर होने लगा था उस टाइम, तो इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया। कब कैंसिल कर दिया गया, 12 दिसंबर 1911। कब, 12 दिसंबर 1911। क्लियर। अब सोचे उस दिन, इस दिन का क्या सिग्निफिकेंस है 12 दिसंबर 1911 का। लॉर्ड हार्डिंग कोई आया था, सोचे, फिर वहीं ये कैंसिल कर दिया गया। फिर आते हैं मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस 1908। तो ये बहुत ही एक मतलब इसको क्या बोले, एक बहुत ही बहादुरी वाला इंसिडेंट है और एक सैड इंसिडेंट भी है। हम देखते हैं आगे कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस है, वो 1908 में होता है। उसमें क्या होता है ना कि खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चाकी, ये 2 फ्रीडम फाइटर रहते हैं उस टाइम के, बहुत ही यंग। और वो जो जज था किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाते हैं और अटेम्प्ट करते हैं मर्डर करने का उनको। तो क्या होता है ना कि बॉम्ब थ्रो करते हैं उसके कार पर, मतलब जो गाड़ी रहती थी ना, मतलब घोड़ा गाड़ी उस तरह से। बट उस टाइम क्या होता है ना कि जो जज किंग्सफोर्ड था, एक्चुअली जज किंग्सफोर्ड जो था ना, इसका बहुत ही ब्लिक हिस्ट्री रहा है। मतलब जो भी सेनानी लोग रहता था, स्वतंत्रता सेनानी लोग रहता था, बहुत ही हार्श पनिशमेंट देता था, कभी भी फेयर जजमेंट नहीं करता था। इसीलिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जैसे जो नौजवान थे बोले कि इस जज को तो निपटाना है किसी भी तरह। किस जज को मारने आए थे, किंग्सफोर्ड, जज किंग्सफोर्ड। कहाँ, मुजफ्फरपुर में। बट क्या मार पाए, नहीं मार नहीं पाए। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो बॉम्ब इसको मारना था, वो एक जो बगी जा रही थी, वो प्रिंगल केनेडी की वाइफ थी और उसकी बेटी थी, उसको लग जाता और वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं, ठीक है। मारना था इसको बट मर गया कोई और, ठीक है। प्रिंगल केनेडी की वाइफ और डॉटर मर जाती है उस बॉम्ब में। अब उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि वो समस्तीपुर भाग गए, मतलब जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ ना, रेलवे लाइन के होते हुए वो समस्तीपुर भाग गए। बट प्रफुल्ल, अब इतना प्रेशर आ चुका था कि वो हर जगह पुलिस था, तो प्रफुल्ल चाकी जो थे ना, वो सुइसाइड मतलब कमिट कर लिए। तो हमेशा याद रखेंगे, पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस कब हुआ था, पहले 1908 में जो हुआ था, उस टाइम कौन जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो सुइसाइड कमिट कर लिए थे। ऑप्शन दे देगा प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन दे देगा खुदीराम बोस और 3-4 दे देगा ऑप्शन।
तो प्रफुल्ल चाकी जो थे ना, चंद्र चाकी, वो सुसाइड किए थे। ठीक है, चाकी सी सुसाइड, सी चाकी। और वही मोकामा स्टेशन के पास कि अरेस्ट ना हो। और खुदीराम बोस जो है ना, पूसा पूसा के पास इनको, जहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वही स्टेशन पर खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया जाता था। तो अरेस्ट कौन हुआ है? अरेस्ट कौन हुआ है? खुदीराम बोस। और सुसाइड कौन कर दिए? चाकी। क्लियर? अब सैडली क्या होता है कि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल के एज में, ओनली 18 ईयर्स ऑफ एज में फांसी चढ़ा दिया जाता है। टीनेज एज में, मतलब उस टाइम के ये सबसे एक तरह से यंगेस्ट स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे भारत के बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। इसमें ये डेट याद रखें, 1908, किनको सुसाइड हुआ था, कहाँ बॉम्ब मारे थे, किसको मारने जा रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं होम रूल मूवमेंट 19 एंड होम रूल मूवमेंट एंड बिहार 1916। तो पहले तो ये याद रखिए कि कब हुआ था होम रूल, कब हुआ था? 1916 बिहार में। अब इससे पहले क्या हुआ था ना कि होम रूल जो इस्टेब्लिश हुआ था ना, वो मद्रास में स्टार्ट हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा, और पूना में हुआ था बाल गंगाधर तिलक। तो यही पूछे पहले तो, ये तो हिस्ट्री, नॉर्मल हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते हैं कि एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ? मद्रास में। कहाँ स्टार्ट किया गया था? मद्रास में। कन्फ्यूज मत होइएगा, कहीं बॉम्बे मत लगा दीजिएगा। मद्रास में स्टार्ट हुआ था एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, और पूना में बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अब बिहार में जो स्टार्ट करने वाले थे वो थे 16 दिसंबर 1916 को स्टार्ट हुआ था मौलाना मजरूल हक जो स्टेडियम है। और करंट में आप पढ़े होंगे कि 30 साल बाद कोई पर्टिकुलर स्टेडियम को रिनोवेट किया जा रहा है, ये मजरूल हक स्टेडियम के उन्हीं के नाम पर है ना, तो मौलाना मजरूल हक। तो अगर आ गया कि बिहार में होम रूल मूवमेंट के जो भी प्रोपोनेंट हैं वो कौन है, तो मौलाना मजरूल हक याद रखें। ठीक है, अब देखें कि ठीक है, होम रूल कब से बोल रहा हूँ, बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पूछ सकते हैं व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब ये होम रूल मूवमेंट क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रूल, स्वराज्य थ्रू कंडीशनल मीन्स वाइल रिमेनिंग अंडर ब्रिटिश एम्पायर। वो ये स्वराज नहीं था, बिल्कुल अपना राज नहीं था, मतलब कि हम आज़ाद रहेंगे लेकिन ब्रिटिश सरकार के अंदर। तो इसका स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्टिव था, मतलब कुछ नहीं होने से अच्छा था ना कुछ होना, तो यही था ऑब्जेक्टिव। फिर देखते हम लोग ऑब्वियसली ये फिर चेंज हुआ था बाद में, हम लोग बोले कि नहीं नहीं अब तो संपूर्ण हम लोग को एकदम आज़ादी चाहिए, ऐसे नहीं होगा बात। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में आता है, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 एक तरह समझिए कि ये महात्मा गांधी जी का एंट्री था कहाँ? इंडियन नेशनल मूवमेंट में। कहाँ से? बिहार से एक तरह समझे कि स्टार्ट हुआ था ये। तो एक्चुअली हुआ क्या था ना कि 3 कठिया सिस्टम लागू था। जो भी फार्मर्स थे चंपारण के, इंडिगो के जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता है कि 3 आउट ऑफ एवरी 20 कट्ठा में आप क्या करेंगे? 3 कट्ठा जो रहेगा ज़मीन, जैसे मान लेते हैं कि 20 कट्ठा, उसमें 3 कट्ठा जो ज़मीन है इसमें आप इंडिगो ग्रो करेंगे। क्लियर? मतलब ये फोर्स किया जाता था यहाँ के फार्मर्स लोग का। और दिक्कत क्या था ना कि ये पार्टिकुलर जो क्रॉप है, इंडिगो जो क्रॉप है वो जो ज़मीन है, जैसे मान लीजिए कि इधर हम लोग सपोज खेती कर लिए हम लोग वीट का या राइस का खेती कर लिए, ठीक है ना, और साथ में इधर इंडिगो अंदर से उगाए हैं हम लोग। तो अब क्या करता था ना कि ये जो अंदर मिट्टी है ना, ये मिट्टी जो है अंदर का जो पानी है, मॉइस्चर है, सब खींच लेता था और ज़मीन को बैरन बना देता था, मतलब बंजर बना देता था ये। तो फार्मर्स लोग को नुकसान होने लगा, फार्मर्स सुसाइड करने लगा। ठीक है, दूसरे से लेता था कुछ ज़मीन पर काम करने के लिए, तो पता चला कि पूरा ज़मीन ही ख़राब हो गया थोड़ा सा इसके लिए। तो फार्मर्स को समझ में आया करे ये तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हम लोग को। तो उस टाइम फिर यही 1916 का टाइम था, लखनऊ का सेशन चल रहा था। 1916 लखनऊ का सेशन चल रहा था कांग्रेस का। तो वहीं एक गांव है मुरली भरवा, पासी है, मुरली भरवा गांव है वेस्ट चंपारण में ही। तो वहाँ राजकुमार शुक्ल जी रहते हैं, ठीक है ना। वो जाते हैं लखनऊ और गांधी जी से वहाँ किसी भी तरह मिलने के ये बात को ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और आप आइए बिहार में। और ब्रजकिशोर प्रसाद जी रहते हैं, वही इस प्रपोजल को प्रेजेंट करते हैं वहाँ, ठीक है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद जी।
ठीक है। तो वहाँ जाते हैं कि आप आइए देखिए कि 3 कठिया सिस्टम में 3/20 वाला सिस्टम में किस तरह से इंडिगो को ये कल्टीवेट करने के लिए हम लोग को फोर्स किया जा रहा है, और हमारा ज़मीन जो वो बैरन होते जा रहा है, बंजर होते जा रहा है, और मतलब बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है जो भी प्लांटर्स हैं, ठीक है, जो फोर्स कर रहे हैं। तो गांधी जी आते हैं, बिहार में आते हैं, पटना पहुंचते हैं कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को। तो ये एक याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है कि सबसे पहले गांधी जी पटना में कब आते हैं बिहार में, 10 अप्रैल 1917 को, और चंपारण मोतिहारी वाला रीजन में 15 अप्रैल को। ये मत याद रखिए कब पहुंचते हैं, बस याद रखिए 10 अप्रैल को बिहार में आते हैं, पटना में 1917 में आते हैं, ठीक है। फिर फिर वो जाते हैं, फिर वहाँ के जो सेक्रेटरी रहता है प्लांटर एसोसिएशन का, जेएम विल्सन। तो पहले तो याद रखें कि वहाँ का जो सेक्रेटरी था प्लांटर्स एसोसिएशन का, कौन था, जेएम विल्सन। अच्छा, गांधी जी कब आए थे पटना, 10 अप्रैल 1917 में, क्लियर, कब आए थे, 10 अप्रैल 1917 में। तो वही जाते हैं जेएम विल्सन को, जो कि प्लांटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, उसे बोलते हैं कि आप कोऑपरेट कीजिए इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। अब गांधी जी वहीं रुके हुए थे, वेस्ट चंपारण में ही रुके हुए थे गांव में। तो उनको मारने की कोशिश किया ब्रिटिशर्स लोग। कैसे मारने की कोशिश किया, जहर देकर, समझ रहे हैं। क्योंकि गांधी उस टाइम जब आए थे तो लोगों में उम्मीद एक हो गया था कि ये चमत्कारी पुरुष हैं और कुछ ना कुछ तो करेंगे यहाँ। तो ब्रिटिशर्स भी एक तरह से डर गया था, तो वो लोग एसेसिनेट करने का प्लान बनाया। तो उनके खाना में रसोईया से कहा के जहर मिला दिया, ठीक है ना। लेकिन जो बतख मियाँ थे, कुक थे उनके, बतख मियाँ, वो इस बात को बता देते हैं गांधी जी को, और गांधी जी नहीं खाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है बीपीएससी में, कि कौन थे जो गांधी जी को चंपारण में जिंदगी बचाए थे, जिनका लाइफ को सेव किए थे। तो बतख मियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डब्ल्यू हेकॉक होता है, वो नोटिफिकेशन इशू करता है गांधी जी के बारे में कि भाई गांधी जी आप निकल जाइए यहाँ से। बट गांधी जी भी कहाँ रुकने वाले थे, बोले कि नहीं नहीं हम तो निकलेंगे ही नहीं। तो बोले कि क्यों नहीं निकलेंगे, एक सेक्शन 144 लगा हुआ है यहाँ। तो बोले कि नहीं हम नहीं निकलेंगे जब तक इन लोग का बात को सुना नहीं जाता है। तो फिर टसल चलते रहा। फिर फाइनली क्या हुआ कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया गया, ठीक है ना, जिसमें फार्मर्स का बात को रखा गया कि ये चीज़ है, ये इश्यूज आ रहा है, लैंड बैरन हो जा रहा है, ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है, फार्मर्स के लिए बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, और केवल प्लांटर्स को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा बोला गया, और फाइनली उनके बात को बीच में आकर मान लिया गया कि चलो ठीक है, अग्री कर लिया गया इस चीज़ को। फिर क्या हुआ कि 1 मई 1918 को चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट इनेक्ट हो गया, ठीक है ना। 1 मई 1918 को अगर आ गया क्वेश्चन कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट कब इनेक्ट हुआ, तो 1 मई 1918 को इनेक्ट हुआ, और फिर 3 कठिया सिस्टम से उन लोगों को आज़ादी मिला, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि ये गांधी जी का ये पहला एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का, जो कि सक्सेसफुल हुआ, और कहीं ना कहीं यही सत्याग्रह उनको कॉन्फिडेंस दिया कि फ्यूचर में कभी भी कहीं भी कोई भी एक्शन होगा तो हम इसी तरह से, इसी सत्याग्रह को पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। तो उस टाइम में जब चंपारण आए थे, उनका साथ में बहुत सपोर्टर लोग भी थे, जैसे राजकुमार शुक्ल तो थे जो कि उनसे लखनऊ मिलने गए थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, अपने राजेंद्र प्रसाद जी थे, अनुग्रह नारायण जी थे, ठीक है ना, मजरूल हक जी थे, ठीक है, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारख, ठीक है। तो ये लोग इंपॉर्टेंट लोग थे। ये सोचिए ये लोग, इनका तो बाद में भी बहुत नाम हुआ। राजेंद्र प्रसाद अपने प्रेसिडेंट बने, अनुग्रह नारायण बिहार वाले, मजरूल हक साहब, फिर महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, ठीक है, रामनवमी प्रसाद, ये लोग का बहुत ही आगे भी सिग्निफिकेंट रोल रहा। अब इसलिए इंडिविजुअली सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट ये लोग मेन सपोर्टर्स थे इनके, गांधी जी के चंपारण में, क्लियर। अब आते हैं कि दरभंगा किसान मूवमेंट 1919 से 21 के बीच में होता है। अब सोचिए ना कि 1917 में क्या हो चुका है, चंपारण हो चुका है। चंपारण 1917 में हो चुका है। अब चंपारण तो हो चुका है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि हाँ कुछ और किया जाए। तो दरभंगा में दरभंगा राज था उस टाइम, दरभंगा राज था उस टाइम, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना कि चंपारण सत्याग्रह से मोटिवेट होके 1919 में जो मधुबनी दरभंगा, क्योंकि सारा सब दरभंगा में ही आता था, मधुबनी दरभंगा ऐसा अलग नहीं था, सब दरभंगा में आता था। वहाँ के जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट किए कि जो रेंट को इंक्रीज किया गया है ना, ठीक है, उसको कम किया जाए। अच्छा, तो लीडर कौन था उस टाइम, तो लीडर थे स्वामी विद्यानंद। ये पूछा है क्वेश्चन अभी एपीओ में
कि दरभंगा किसान मूवमेंट को लीड करने वाले कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। कब वो स्टार्ट हुआ था? 1919 से 1921। चंपारण 1917, फिर 1919 से 21 दरभंगा। किसके खिलाफ? दरभंगा राज के खिलाफ। कौन सा रीजन? मधुबनी दरभंगा का। क्यों? रेंट बढ़ गया था, ठीक है, रेंट बढ़ाने का विरोध कर रहे थे। कौन लीडर था? स्वामी विद्यानंद। क्लियर। अब जाते हैं यहाँ किसान सभा। किसान सभा आ जाते हैं हम लोग की, देखिए ये टाइम था चंपारण, दरभंगा। सोचे किसान के लिए अब कितना चीज़ हो रहा है आगे। फिर एक किसान सभा का बात हुआ। तो किसान सभा 1922-23 में फॉर्म किया गया था। सबसे पहले तो ये डेट याद रखें, 1922-23 में फॉर्म किया गया। इसको अलग नहीं देखें आप, देखें चंपारण, दरभंगा। दरभंगा कब? 19 से 21। फिर 22-23 में किसान सभा बना। कहाँ? मुंगेर में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बना। और चेयरमैन कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर याद रखिए। कौन थे चेयरमैन? चेयरमैन जुबैर थे। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वाइस चेयरमैन बोल सकते हैं, श्री कृष्णा सिंह। याद रखें ये इंपॉर्टेंट। कभी कभी लगेगा ना कि चेयरमैन कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह। ना ना, ऐसा नहीं। वाइस चेयरमैन थे श्री कृष्णा सिंह, और मोहम्मद जुबैर साहब जो थे वो चेयरमैन थे। चेयरमैन कौन थे? जुबैर चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन कौन थे? श्री कृष्णा सिंह, जो कि हमारे पहले सीएम भी बनेंगे बिहार के। क्लियर। तो ये हुआ। फिर उसके बाद ये तो स्टार्टिंग था बिहार में। फिर 1928 में क्या हुआ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, वो फॉर्मल किसान सभा स्टार्ट किए बिहटा में, पटना में। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या स्टार्ट किए? बिहटा पटना में फॉर्मल किसान सभा। क्या नाम था? फॉर्मल किसान सभा। अच्छा बताइए, जो दरभंगा किसान मूवमेंट था उसको लीडर कौन था? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद है। और किसान सभा जो 1928 में फॉर्मल किसान सभा, वो स्वामी सहजानंद है। अंतर है दोनों में। विद्यानंद जी उधर दरभंगा वाले, विद्या दरभंगा, और यहाँ स्वामी सहजानंद अलग है। दोनों को एक में मत मिलाइए। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि फॉर्मल किसान सभा बनाते हैं बिहटा पटना में, ठीक है। और नवंबर 1929 में फिर बनता है प्रोविंशियल किसान सभा, फॉर्मली स्टेब्लिश हो जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के लीडर चेयरमैनशिप में। सोनपुर का जो मेला लगता है वहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि फॉर्मली कब स्टार्ट होता है? तो 1929 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में जब आया ना कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो 1929 ये डेट पूछ चुका है, बहुत बार ये डेट पूछ चुका है 1929। ये याद नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं, बट देखा जाए कि फॉर्मली, क्योंकि सब फॉर्मली होता है, जो नोटिफिकेशन निकलता है, जो नोटिफाई किया जाता है, वही फॉर्मल डेट याद करते हैं हम लोग। तो 1929 को ये स्टार्ट हुआ था, ये सहजानंद सरस्वती द्वारा। और दरभंगा वाला कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है। तो और भी लीडर थे, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, ये लोग थे जो कि बिहार किसान मूवमेंट से ही रिलेटेड थे। तो पहला मीटिंग कहाँ हुआ था जहाँ फॉर्मली एक्सेप्ट किया था? सोनपुर। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। कब? 1929। याद रहेगा कौन? क्या? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। अब सेकंड सेशन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का हुआ था 1934। सेकंड कब हुआ है? 1934। फर्स्ट 1929। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो 1934 हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन। सेकंड पुरुषोत्तम दास टंडन, PDT, पुरुषोत्तम दास टंडन। पहला कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब? 1929। कहाँ? सोनपुर। सेकंड 1934। कौन चेयरमैन किए? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। कौन चेयरमैन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर जो तीसरा सेशन था वो हाजीपुर में हुआ 1935 में। हाजीपुर में 1935 में हुआ। और फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के था। थर्ड सेशन को भी स्वामी सहजानंद 1935 में जो हुआ, कहाँ हुआ? हाजीपुर में, हाजीपुर वैशाली। तो स्वामी कौन थे? सहजानंद। क्लियर। तो ये हो गया। तो पर्टिकुलर याद होना, दरभंगा कौन थे? सोचें, दरभंगा स्वामी विद्यानंद। फिर किसान सभा कब स्टार्ट हुआ? 1922-23। प्रोविंशियल किसान सभा कब स्टार्ट हुआ फॉर्मली? 1929। कौन स्टार्ट किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ? सोनपुर में। सेकंड कहाँ हुआ? सेकंड कहाँ नहीं हुआ, कौन स्टार्ट किया ये बताइए? कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा कहाँ हुआ?
हाजीपुर, हाजीपुर में, वैशाली में। और कौन स्टार्ट किए थे? चेयरमैन मतलब कौन थे इसके? स्वामी सजानंद सरस्वती थे। क्लियर, यहाँ तक याद हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया अपना। फिर देखते हैं इसमें, देखिए प्रोमिनेंट फार्मर लीडर उस टाइम और एरिया ऑफ वर्क इनका क्या क्या था, कौन कौन एरिया था। तो ऊपर हम लोग देखा था ना कि ये लोग सब, ये जितने यदुनंदन शर्मा, यमुना करजी, राहुल संस्कृतियान, करेंदन शर्मा, ये वही लोग हैं ना जो रिलेटेड थे फार्मर्स मूवमेंट से। देखिए ये सारे लोग रिलेटेड थे ना इधर। हाँ हाँ, ये करनंदन, राहुल संस्कृतियान, पंचनंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा। तो देखते हैं कौन कौन रीजन में थे ये पूछा है क्वेश्चन। तो याद रखें यदुनंदन शर्मा ये थे गया में। कैसे याद रखेंगे? यदु 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 यदु, कहाँ? गया। यदु गया, गया जी होता है ना, गया जी, गया, गया जी राक्षस थे, ठीक है ना। तो समझो कि यहाँ से इनसे यदु लड़ रहा है, यदु लड़ रहे हैं, यदु, ये ती यदु ये ती, तो गया जी में लड़ाई हो रहा है ऐसे राक्षस से। फिर थे दरभंगा सारण वाला रीजन में यमुना करई, यमुना करई, यमुना करई। सोचिए यमुना, यमुना दरभंगा सारण, ऐसा सोचिए, यमुना दरभंगा सारण। चलिए तो बताएं गया जी में कौन लड़ रहा था? गया जी में प्रोमिनेंट फार्मर लीडर कौन थे? सोचे सोचे, यदु यदु यदुनंदन, यदुनंदन शर्मा। और दरभंगा सारण, दरभंगा सारण, दरभंगा सारण कौन थे? कौन नदी? कौन? यमुना, यमुना, यमुना करजई। फिर आते हैं अनवारी, अनवारी, अनवारी और अंबारी रीजन में थे राहुल संस्कृतियान। ये एक तरह से स्कॉलर थे ये, इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे कभी विकीपीडिया पर जरूर पढ़िएगा। बिहार के ट्रेवलर थे, ठीक है ना, जो बहुत जगह घूमे थे, बहुत कुछ लिखते थे। तो ये फार्मर लीडर भी थे। तो राहुल संस्कृतियान, ये अनवारी, अंबारी, सिवान वाला रीजन। तो ये पूछा है अनवारी रीजन में प्रोमिनेंट फार्मर लीडर कौन थे? तो राहुल संस्कृतियान, अनवारी। सोचे ना सारण और सिवान, सिवान वाला रीजन, सिवान मैप में देखिए किधर है, पटना का उस साइड, लेफ्ट ऊपर। अच्छा अभी तो फिर भूल गए होंगे, गया वाले कौन थे लीडर, प्रोमिनेंट लीडर? यदु, यति, यदु यदु, यदुनंदन शर्मा। और दरभंगा और सारण वाले, दरभंगा और सारण, दरभंगा सारण कौन नदी के नाम पर है? यमुना करई। और राहुल संस्कृतियान, राहुल संस्कृतियान, राहुल संस्कृतियान, अनवारी, अनवारी कहाँ? सिवान, सिवान, अनवारी अंबारी भी बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ वर्क। फिर मुंगेर वाला रीजन जिसको बरहिया ताल बोला जाता है, मुंगेर वाला रीजन में कार्यानंदन शर्मा थे। मुंगेर वाला रीजन में कौन थे? कार्यानंदन शर्मा, कार्यानंदन शर्मा थे। तो मुंगेर वाला रीजन में कौन थे? कार्यानंदन शर्मा थे, ठीक है, कार्यानंदन शर्मा। तो ये हो गया। फिर देखते हैं खिलाफत मूवमेंट बिहार में, खिलाफत मूवमेंट बिहार में क्या क्या बच गया? खिलाफत बच गया है, नॉन कोऑपरेशन बच गया है, ओके, और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बच गया थोड़ा सा, क्विट इंडिया बच गया। चलिए कर लेते हैं इसको, 1 आवर से ऊपर चला जाएगा बट देख लेते हैं। हाँ यार इसको अलग पार्ट में ही करें, आई थिंक क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए खिलाफत मूवमेंट बिहार में, तो खिलाफत मूवमेंट बिहार में जब स्टार्ट हुआ था 1919 से लेके 1923 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। अब इसमें ये स्टोरी आपको पता है कि 1919 जो 23 का 1921 22 1920 का जो टाइम था वो किसका टाइम था? वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो चुका था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में ही एक सिचुएशन आया कि जो टर्की के जो शाह थे, मतलब क्या नाम था उनका, टर्किश के जो खलीफा बोलते थे, शाह नहीं बोलेंगे, टर्की जिसको तुर्की बोलते हैं, वहाँ खलीफा थे। उन पर बहुत ही, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ था तो बहुत ही उन पर ह्यूमिलिएटिंग एक तरह से कंडीशन लगाया कि आप ये कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते, वैसे वैसे करके। और उनको जनरली गद्दी से हटाने की पूरी प्लानिंग थी, ब्रिटिश जो भी फोर्सेस थे उनकी। तो यहाँ जो मुस्लिम्स थे यहाँ, मतलब कि बिहार भारत में, तो उनके खिलाफ मतलब बोल रहे थे कि नहीं हमारे खलीफा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं ब्रिटिश। और ब्रिटिश जो थे वो बिहार में भी, बिहार क्या मतलब इंडिया में भी वो रूल कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ के जो मुस्लिम समाज थे। तो इसी अपॉर्चुनिटी को गांधी जी देखे और बोले कि नहीं हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए खलीफा को वहाँ के, ठीक है, ताकि जो भी मुस्लिम्स है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या हमारा जो अपना मूवमेंट चल रहा था उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले। तो ये पूरा रीज़न था। तो अब याद रखें कब स्टार्ट हुआ था, ऐसे तो आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में पढ़ लेंगे इसको। तो लास्ट में वही किया जाता है कि जो खलीफा को हटाया जाता था, अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे 1924 में, उनको बना दिया जाता वहाँ से, उनका मतलब ये खलीफा सिस्टम ख़त्म करके, और ये इनको लीड करने लगते हैं टर्की को, और मॉडर्न टर्की का रूप देते हैं आगे।
फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिहार में क्या था, जो 1920 में स्टार्ट हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उस टाइम बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो वही 1920 का जो टाइम था ना, उस टाइम क्या हुआ कि गांधी जी जो थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे, पर इसका आह्वान दिए, और ये स्पेशल सेशन कलकत्ता में हुआ था। वहाँ मतलब स्पेशल सेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ किया जाएगा। उस टाइम लाला लाजपत राय चेयरमैन थे, और नागपुर सेशन जो कि सी आर दास थे उसको लीड किए थे। इस पर्टिकुलर सेशन को प्रपोज करते हैं और बोले कि हाँ चलो ठीक है, 1920 में नागपुर सेशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। लीड नहीं किए थे, सॉरी, यहाँ सी विजय राघवाचारी जो थे ना, ये चेयर किए थे। कौन कौन? नागपुर को। और फॉर्मली कहाँ एक्सेप्ट किया गया था? यहीं एक्सेप्ट किया गया था। और बात कहाँ हुआ था? स्पेशल सेशन कलकत्ता में। और इसको प्रपोज कहाँ किया गया था? प्रपोज कहाँ किया गया था? नागपुर में। चेयरमैन कौन थे? सी राघवाचारी। कौन थे चेयरमैन? सी राघवाचारी। गलती से मैंने सी आर दास बोल दिया था, बस सी राघवाचारी थे। चलिए बताइए फॉर्मली कब इसको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया था? नागपुर सेशन। कौन थे उस टाइम चेयरमैन? सी राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी नाम है। तो अलग अलग सब कोई अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहा था। 1920 में नशबंदी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, शाहबाद वाला जो एरिया, भोजपुर वाला एरिया है, इसी के उपलक्ष्य में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ही टाइम में। और फिर राजेंद्र प्रसाद जैसे जो लीडर थे, याद है, वो चंपारण में भी शामिल हुए थे गांधी जी के साथ। वो अपना एडवोकेसी का प्रोफेशन छोड़ देते हैं, ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं। फिर उस टाइम एक नेशनल कॉलेज खुला था, उसका वो पहली बार हो जिसमें मतलब अल्टरनेटिव एजुकेशन, कल्चर के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में इंडियन वे में पढ़ाई होता था उसमें। तो गांधी जी करे, राजेंद्र प्रसाद पहले इसके प्रिंसिपल बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रिंसिपल बनते हैं। क्लियर? कब एक्सेप्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन को, उस प्रपोजल को फाइनली? नागपुर सेशन में। कौन चेयरमैन थे? एम वी राघवाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भूलेंगे नहीं, जनरली भूल जाते हैं, बट इसको याद रखेंगे आप। राजेंद्र प्रसाद किसका नौकरी छोड़ दिए, मतलब प्रोफेशन छोड़ दिए? एडवोकेसी और नेशनल कॉलेज। राजेंद्र प्रसाद पहले प्रिंसिपल बने वहाँ, ठीक है। फिर बिहार विद्यापीठ को इनोग्रेट किया गया। क्या किया गया? बिहार विद्यापीठ को इनोग्रेट किया गया 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा। 6 फरवरी 1921 को। पहले तो यही पूछता है इसमें सिंपल क्वेश्चन कि बिहार विद्यापीठ को कौन इनोग्रेट किया था, ठीक है ना, जो कि प्रीमाइस था नेशनल कॉलेज में ही। कौन इनोग्रेट किया था? तो गांधी जी थे। और मजरूल हक जो थे उनका इसके चांसलर बने, और ब्रजकिशोर प्रसाद थे वो वाइस चांसलर बने। ये सब इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में ऊपर पढ़े थे हम लोग ना। तो मजरूल हक चांसलर और ब्रजकिशोर प्रसाद वाइस चांसलर। तो अगर क्वेश्चन आया ऐसा है कि बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर कौन थे, तो मजरूल हक। और नेशनल कॉलेज का पहले प्रिंसिपल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और चांसलर कौन थे? ये क्या बोलते हैं, कौन सा? बिहार विद्यापीठ के मजरूल हक। और स्टार्ट कौन किया था, मतलब इनोग्रेट कौन किया था? गांधी जी। क्लियर? फिर आते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में जो मजरूल हक साहब थे वो सदाकत आश्रम है, सदाकत आश्रम है वहीं मतलब जो उनका एक दोस्त था, फ्रेंड था, खैरू मियाँ। ये कभी कभी पूछ सकता है, अब तो मैच हो रहा बतख मियाँ से, बट खैरू मियाँ जो थे वो ज़मीन दिए थे कि मतलब आप सदाकत आश्रम अभी भी है, सदाकत आश्रम इस्टेब्लिश कीजिए। और किनको? मजरूल हक को, ठीक है ना। और वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ थी नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट का, या जो भी राष्ट्र के लिए जो मतलब एक्शंस होता था उस टाइम स्टेट लेवल पर, तो वहाँ करने का मतलब सदाकत आश्रम वहाँ खोलते हैं मजरूल हक। फिर उस टाइम में देखा जाए तो उस टाइम एक न्यूज़पेपर आता है द मदरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते का ना कि द मदरलैंड जो न्यूज़पेपर है वो किनका है, कौन इसको स्टार्ट किए थे? तो मजरूल हक। सोचो मजरूल हक का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सदाकत आश्रम, मजरूल हक, द मदरलैंड, मजरूल हक। मजरूल हक एक और थे, चांसलर थे। किसका किसका? नेशनल कॉलेज, नहीं नहीं नहीं, बिहार विद्यापीठ का। नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेशनल कॉलेज का मजरूल हक, बिहार विद्यापीठ। फिर क्या होता है कि चौरी चौरा जो इंसिडेंट हो जाता है यूपी गोरखपुर 4 फरवरी 1912 को 1922 को। और गांधी जी को ये सस्पेंड करना पड़ता है 12 फरवरी 1922 को। ये पूरे मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ता है कि ये मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेशनल मूवमेंट बिहार में क्या हुआ। तो स्वराज उस टाइम स्वराज पार्टी भी बना, ठीक है ना। तो याद है 37 सेशन कहाँ हुआ था? अभी मैंने पढ़ाया था 37 कहाँ हुआ था? गया में। 27 बांकेपुर, ठीक है, ऊपर वाला। 37 गया में 1922 में। तो उस टाइम ही जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ना 1922 में, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन तो ख़त्म हो गया था, तो जो भी
जो फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, जो भी थे, तो उन लोग में अब डिवीज़न चालू हो गया था 1922 में। एक तो हो गया था प्रो चेंजर, एक बोला कि नो चेंजर्स। अब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था करे क्या, तो एक बोला कि नहीं कुछ नहीं करना, हम लोग को सोशल वर्क करना है बस। एक बोला कि नहीं नहीं नहीं, सोशल वर्क से कुछ नहीं होगा, हम लोग को लेजिस्लेचर में जाना चाहिए और वहाँ विरोध करना चाहिए और वहाँ जाके हम लोग अंदर से चेंज करेंगे। एक बोला कि नहीं हम लोग सोसाइटी में रह के चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्रो चेंजर और नो चेंजर का डिबेट हुआ वहाँ 1922 में ही गया में। उसको प्रेसिडेंट कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। कभी पूछ सकता है देशबंधु किसको बोलते हैं, तो चित्तरंजन दास को बोलते हैं। फिर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जो थे वो फेवर में थे कि नहीं नहीं हम लोग को लेजिस्लेचर में एंट्री चाहिए। तो ये थे प्रो चेंजर थे कि नहीं नहीं ऐसे हम लोग बदलाव ला सकते हैं। तो वो लोग क्या किया कि स्वराज पार्टी 1923 में बना लिया। ठीक है, और जो राजेंद्र प्रसाद थे और भी अलग अलग लीडर्स थे, तो वो बोले कि नहीं नहीं हम लोग नो चेंजर हैं, हम लोग कहीं अंदर अंदर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो भटक जाएंगे। ठीक है ना, कि अपने ऑब्जेक्टिव से भटक जाएंगे, जो नेशनल ड्यूटी है उससे भटक जाएंगे। बट चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बोले कि ना ना हम लोग जाएंगे अंदर से और अंदर से जाके विरोध करेंगे, फिर वहीं से चेंज आएगा। और बाद में हुआ भी। तो वो लोग क्या हुआ ना कि 1923 में स्वराज पार्टी बना। तो डेट पूछ दिया आपसे कि स्वराज पार्टी कब बना, 1923। स्वराज पार्टी कब बना, 1923। प्रो चेंजर नो चेंजर का डी हो गया। कौन फाउंड किया था इसको, फाउंड कौन किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, कब, 1923 में। कौन सेशन में डिसाइड हुआ था, 1922। 1922 कौन सेशन है, गया। कौन सा नंबर का सेशन है, 27th, याद हो गया, 27 1922 गया। प्रो चेंजर नो चेंजर सी आर दास, मोतीलाल नेहरू 1923। स्वतंत्रता पार्टी अब इन बिहार स्वतंत्रता पार्टी फिर बनाया गया था श्री कृष्णा सिंह 1923 में। स्वतंत्रता पार्टी हम बोल रहे हैं ना, स्वराज पार्टी, सॉरी स्वराज पार्टी बनाया गया था श्री कृष्णा सिंह द्वारा बिहार में। ये तो ऑल इंडिया में बनाया था ना, ये ऑल इंडिया में बनाया गया था ये स्वराज पार्टी जो था 1923 में। तो बिहार में कौन बनाया था, श्री कृष्णा सिंह बनाए थे। कौन बनाए थे, श्री कृष्णा सिंह बनाए थे। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे किसान सभा 1922। तो श्री कृष्णा सिंह क्या थे वहाँ, वाइस चेयरमैन थे आप। और वो कौन थे, याद कीजिए, अभी अभी पढ़ाया ऊपर, कौन थे, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर चेयरमैन थे किसान सभा का। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके आप पढ़ें तो चीज़ें रिटेन होंगी। तो ये हो गया अपना। फिर श्री कृष्णा सिंह, अगर आ गया क्वेश्चन ऐसा कि स्वराज पार्टी बिहार में कौन फॉर्म किया था, तो श्री कृष्णा सिंह। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी जो थे बिहार में वो थे श्री नारायण प्रसाद, और सेक्रेटरी थे अब्दुल बारी। फाउंड तो ये किया था लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, श्री नारायण प्रसाद, याद रखें ये श्री नारायण को याद रखेंगे ऐसा। और सेक्रेटरी अब्दुल बारी सेक्रेटरी, बारी आया सेक्रेटरी का, अब्दुल बारी। फाउंडर कौन थे स्वराज पार्टी के, श्री कृष्णा सिंह। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, श्री नारायण प्रसाद। ठीक है, फिर साइमन कमीशन है, सिविल डिसोबीडियंस है। ओके, चलिए यहाँ से कर लेते हैं, खत्म ही है अब। फिर साइमन कमीशन वही 1928 में आया था। पहले तो याद रखें कब आया था इंडिया में, 1928 में आया था। और ये जो ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसी में चेंज करना का ये लोग कर रहा था, जिसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं 1919 वाला, उसी में चेंज करने के लिए आया था ये लोग। बट सब इसमें वाइट था, सब अंग्रेज था। तो लोगों ने विरोध किया और उस टाइम नेशनल लेवल पर विरोध हुआ। लाला लाजपत राय, इसी टाइम इनका डेथ भी हो गया था, लाठी पड़ गया था इन पर। तो उसी टाइम बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ा एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब ब्रिटिश राज्य के मतलब क्या बोलते हैं, अंतिम कील साबित होगा, ताबूत पर अंतिम कील साबित होगा, ऐसे कुछ बोले थे। तो बिहार में भी साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को आया था। उस टाइम बहुत प्रोटेस्ट हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह जी जो थे वो यूथ बिहार प्रोटेस्ट को लीड भी किए थे। तो ये आ गया, बस सोचे कि कब आया था इतना और कौन लीड किया था, अनुग्रह नारायण सिंह जी। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी, वो कौन था, स्वराज पार्टी। ये क्या, बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन का टाइम, अमेरिका, उसका इम्पैक्ट भारत पर भी तो पड़ेगा, भारत में बिहार है उधर भी तो पड़ेगा। तो उस टाइम में सोशलिस्ट मूवमेंट एक तरह से, वो तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, बट एक तरह से चरम सीमा पड़ा कि कैसे कैपिटलिज्म फेल हुआ। 1929 का डिप्रेशन देखा गया और उसके बाद
ये सिचुएशन आया है यहाँ। तो बिहार में देखते हैं सोशलिज्म से रिलेटेड कुछ होगा, जिसमें सोशल, रूरल, वर्कर, इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज़ थी उसको कैसे दूर किया जाएगा, उसके लिए कुछ कुछ पार्टी बनेगा, क्योंकि बहुत सारी गरीबी थी ना सोसाइटी में, गाँव में, या जो भी वर्कर्स लोग के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। सोचिए लॉजिक क्या है इसका। तो 1929 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनपुरी, गंगा रामा और राम वृक्ष, ऐसे याद रखें, गंगा रामा राम वृक्ष, गंगा रामा राम वृक्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। कब? 1931 में, 1931 में, ठीक है। फिर ये क्या द क्रेडिट फॉर एस्टेब्लिशमेंट किसको जाता है? जयप्रकाश नारायण जेपी और फुलेना प्रसाद वर्मा, ठीक है। तो ये सारे लोग जो थे ना बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे, गंगा शरण, रामानंद, राम वृक्षपुरी, जयप्रकाश, फुलेना प्रसाद वर्मा, ये जरूर याद रखें दोनों के, जयप्रकाश और फुलेना प्रसाद वर्मा, गंगा शरण, रामानंद और राम वृक्ष बेनपुरी, ये सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि सोशलिस्ट है, जेपी भी तो सोशलिस्ट थे ना। फिर 1934 में क्या हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ। क्या? बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ पटना में ही, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये हो गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। अब ये देखो, यही हो गया फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट। फॉर्मली कब हुआ? ये तो स्टार्ट हुआ था 1931 में, ये लोग मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट जो डेट आएगा ना एग्जाम में, तो एग्जाम में आएगा यही 1934 वाला। क्या आएगा? 1934 वाला ही डेट आएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो पटना में स्टार्ट हुआ था वो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, और सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे सेक्रेटरी इसके, और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो याद रखेंगे 1934 ये डेट। क्या हुआ था उस दिन? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कौन कौन थे प्रेसिडेंट? नरेंद्र देव, नरेंद्र देव कौन थे? नरेंद्र देव, और सेक्रेटरी जयप्रकाश, प्रेसिडेंट नरेंद्र देव। कब? 1934। फॉर्मल 1931 में स्टार्ट हो गया था ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ये लोग जुड़े थे, ये सब लोग जुड़े थे, ठीक है, बट फॉर्मली 1934। क्लियर? बताइए वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी कौन थे? जयप्रकाश। फाउंडर नहीं बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य श्री नरेंद्र देव। किसका? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। फिर आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिहार में। तो उस टाइम क्या हुआ था ना, जब 1929 का टाइम था, लाहौर सेशन वाला, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या होता था, जो नेहरू जी रिपोर्ट बनाए थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दिल्ली मैनिफेस्टो जो इरविन के साथ गांधी जी का जो ये था वो ख़त्म कर दिया गया। तो सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया। सिविल डिसोबीडियंस में कब? पहले तो सोचे कि लाहौर सेशन में 1929 में प्रपोजल दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है ना कि सबसे पहला प्रपोजल कहाँ दिया गया? लाहौर में सिविल डिसोबीडियंस का प्रपोजल दिया गया, और उस टाइम ही पास हुआ पूर्ण स्वराज। क्या? पूर्ण स्वराज। तो उसी के उपलक्ष्य में जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस मतलब 26 जनवरी को यार इंडिपेंडेंस डे नहीं किया जाता है, 26 जनवरी 1900 कॉन्स्टिट्यूशन डे एक तरह से बोल सकते हैं। उस दिन हम लोग का पूरा एक्सेप्ट हो गया था। जनरली तो नवंबर में ही हो गया था, 26 नवंबर को हो गया था, बट 26 जनवरी को हम लोग 1930 में हम लोग बोले कि आज़ादी दिवस रहेगा। 26 तारीख को 1930 में हम लोग बोले थे कि आज़ादी दिवस रहेगा। तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1900 जो क्या बोलते हैं 1947 से हम लोग रिपब्लिक डे मनाने लगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर को ही, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, इसको 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। यही है पूरा कहानी। कंफ्यूज हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च 12 मार्च 1930। सिविल डिसोबीडियंस चालू हो चुका। सिविल डिसोबीडियंस में क्या करेंगे? डांडी मार्च करेंगे। कौन? गांधी जी। अब कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट कर दिए थे, और कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट कर दिए थे गांधी जी, ठीक है। और क्यों? बोले कि सॉल्ट लॉ जो है ना उसको वायलेट करेंगे हम लोग। पहले क्या था ना कि मोनोपोली था ब्रिटिशर्स का, कि कोई सॉल्ट नहीं बना सकता है, कोई इंडियन जो है वो सॉल्ट नहीं बनाएगा। बोले कि अच्छा, इस नियम को तोड़ेंगे। डिसओबीडियंस का मतलब क्या हो गया कि कोई नियम है ना उसको तोड़ना, यही है सिविल डिसओबीडियंस। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिहार, क्योंकि बिहार रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो 78 लोग गया था इनके साथ, 78 एसोसिएट था। अच्छा बताइए, फर्स्ट कांग्रेस में कितना था, कितना डेलीगेट था? 72। ओके। और गांधी जी के साथ जो गए थे कितना लोग गए थे? 78 लोग थे। क्या इसमें बिहारी था कोई? हाँ थे। इनका नाम था गिरवाधारी चौधरी,
गिरवधारी चौधरी इनको बोलते हैं कुशेश्वर स्थान ऑफ, मतलब वहाँ रेसिडेंट है कुशेश्वर स्थान ऑफ दरभंगा के। इनको मैथिली गांधी भी बोलते हैं, अकारो बाबू भी बोलते हैं। तो कल अगर क्वेश्चन आ गया कि मैथिली गांधी किसको बोलते हैं, तो गिरवधारी चौधरी को। किसको बोलते हैं? गिरवधारी चौधरी को। ठीक है। कितने डेलीगेशन के साथ गए थे गांधी जी दांडी मार्च में? 78। कब से कब? 12 मार्च से कितना अप्रैल? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, ओके 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, राइट। अब सॉल्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया गया। फिर बिहार में मनाया गया कि जो भी, अब बिहार में तो समुद्र है नहीं, तो जो सलाइन सॉइल, जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, वही चंपारण सारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वहीं से लेके हम लोग सिम्बोलिकली अपना जो भी प्रोटेस्ट था उसको जाहिर किए, सिविल डिसोबीडियंस किया हम लोग। स्वदेशी लीग इस्टेब्लिश हुआ 1930 में, जिसका प्रेसिडेंट सर अली इमाम थे। स्वदेशी लीग, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखें। अभी ये उसी टाइम स्टार्ट हुआ था, इसलिए आप याद रख सकते हैं। सर अली इमाम। गांधी, मैथिली गांधी किसको बोलते हैं? गिरिवरधारी चौधरी। गिरिवरधारी चौधरी, गिरधारी चौधरी याद रख सकते हैं, गिरवीधारी चौधरी। अच्छा, तब तो बताइए स्वदेशी लीग 1930 में कौन इमाम? अली इमाम, अली इमाम, ओके। फिर उस टाइम क्या हुआ कि चौकीदारी टैक्स भी स्टॉप कर दिया गया। चंपारण, ये सारण, चंपारण, शाहबाद वाला रीजन में चौकीदारी टैक्स लगता था। चौकीदारी टैक्स क्या होता था कि जनरली चौकीदार होता था गांव में, वो ड्यूटी करता था प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, और उसको देना पड़ता था, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंटेड सोल्जर्स रहता था, इंडियन सोल्जर्स ही रहता था, यही था। उसको भी बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, इसको भी नियम को तार तार कर दिया गया, तभी तो होगा सिविल डिसोबीडियंस। कांग्रेस और 1900, मतलब वही 30 जून 1930 को फिर कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। जब आप सिविल डिसोबीडियंस करेंगे तो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। फिर देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक बच गया है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर क्विट इंडिया है, यहीं तक करते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1937, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से तो इलेक्शन 1937 में, 1935 बन चुका था, 37 में इलेक्शन हुआ, तो जनवरी 1937 में इलेक्शन हो गया बिहार में। और उस टाइम क्या हो गया, कांग्रेस जो था वो मेजोरिटी सीट जीता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाता है बिहार में, ठीक है। और बिहार में कांग्रेस से कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे, ठीक है। और मेजोरिटी आ जाता तो सरकार बन जाना चाहिए उनका पहला, बट बना नहीं। देखते हैं क्या हुआ। तो गवर्नर जो एम जी हैलेट थे, कौन थे गवर्नर? एम जी हैलेट, एम जी हैलेट। उस टाइम कौन गवर्नर थे? एम जी हैलेट जो थे, वो बुलाए श्री कृष्णा साहब को कि आइए आप सरकार बनाइए, आप तो 107 सीट पर लड़े, 98 सीट जीत गए हैं आप, आइए मेजोरिटी है आपका। श्री कृष्णा सिंह बोले कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे। क्यों बोले थे ऐसा? वो बोले थे कि पहले आप एश्योर कीजिए कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा लेजिस्लेटिव वर्क में। किसका? ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये इंश्योर कीजिए। किसको बोले थे? एम जी हैलेट को। एम जी हैलेट कौन था? गवर्नर था। क्या किया था वो? कॉल किया था, बुलाया था कि बनाइए पार्टी, बोले कि हम नहीं बनाएंगे, ओके। तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है एम जी हैलेट के पास, जो गवर्नर थे उस टाइम? एम जी हैलेट के पास क्या सेकंड ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? मोहम्मद यूनुस थे, जो कि उनकी सेकंड पार्टी थी, लार्जेस्ट पार्टी थी, इंडिपेंडेंट पार्टी नाम था। पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट पार्टी। वो इंडिपेंडेंट पार्टी का ही नाम था, इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट पार्टी का नाम था। वो बोले कि अच्छा ठीक है, हम सरकार बना लेते हैं। तो फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट बन गया 1 अप्रैल 1930 को बन गया, ये मोहम्मद यूनुस साहब के मतलब लीडरशिप में। और वो पहले भारत के चीफ मिनिस्टर बिहार के, मतलब बिहार का पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बट वो सुन रिजाइन कर देते हैं, ठीक है ना। और 20 जुलाई 1937 को फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट बनता है श्री कृष्णा सिंह की लीडरशिप में, उनके कंडीशन को मान लिया जाता है। और श्री कृष्णा सिंह फिर बन जाते हैं 20 जुलाई 1937 को। और ये कब? 1 अप्रैल 1937 को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3-4 महीना रहते हैं। 20 जुलाई को फिर आ जाते हैं अपने श्री कृष्णा सिंह, और ये बने रहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बनते हैं ये बिहार में, ठीक है। और रामदयालु सिंह जो थे वो स्पीकर बनते हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, और अब्दुल बारी जो थे वो डिप्टी स्पीकर बनते हैं। तो सोचें कि पहले स्पीकर कौन थे? रामदयालु सिंह। पहले सीएम कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, बट पहले सीएम कौन थे बिहार के? श्री कृष्णा सिंह। कब बने थे? 20 जुलाई 1937, ये डेट याद रखें आप, 1937। बट 15 फरवरी 1938 में रिजाइन कर देते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज का कुछ इशू था, तो ब्रिटिशर्स को बोलते हैं आप रिलीज कीजिए, बट नहीं करता तो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि 20 जुलाई 1937, फिर 1938 में ये रिजाइन कर देते हैं। और कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म अंडर श्री कृष्णा रिजाइन ऑन 31 अक्टूबर 1939
ठीक है। और देखें, 2 बार एक तरह से होता है कि सबसे पहले क्या होता है ना कि श्री कृष्णा सिंह 20 जुलाई 1937 को बन जाते हैं। 15 फरवरी 1938 को जो कांग्रेस गवर्नमेंट रहता है बिहार का, वो अनाउंस करता है, रेजिग्नेशन देने के लिए अपना तैयार हो जाता है कि पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे जिसको पकड़ा गया था उस टाइम, उनको छोड़ा जाए। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है ना। तो मतलब वही है कि जो गवर्नमेंट था वो फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा, क्योंकि रिलीज कर दिया गया, ठीक है ना, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू रखा। बट जो फाइनली 31 अक्टूबर 1939 को ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया था, तो उसके बाद रिज़ाइन कर दिया गया पूरा। तो फर्स्ट टाइम जो रेजिग्नेशन था, क्या बोलते हैं, 15 फरवरी 1938 का जो इसको रिलीज, ये पार्टिकुलर अनाउंस किया गया था कि रिज़ाइन किया जाएगा, तो किसके लिए था? पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए था, 1938 वाला। बट 39 वाला जो था वो वर्ल्ड वार वाला था, 39 वाला वर्ल्ड वार वाला था, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो रेजिग्नेशन वापस ले लिया गया था 38 वाला, तब तो फिर से वो बने रहे हैं। फिर फाइनली 31 अक्टूबर 1939 को वर्ल्ड वार वाला फाइनली रिज़ाइन कर दिए। क्लियर। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह उसके बाद स्टार्ट हो गया 1900, क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हो गया और अगस्त का प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और फिर महात्मा गांधी जो थे वो ब्रिटिश मतलब क्या बोलते हैं, बोले कि इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं हम लोग। फिर आचार्य विनोबा भावे थे, वो फर्स्ट सत्याग्रही बने, और सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड ब्रह्मदत्त। याद रखेंगे कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे, सेकंड नेहरू जी, और थर्ड ब्रह्मदत्त, थर्ड ब्रह्मदत्त, सेकंड नेहरू जी, फर्स्ट विनोबा भावे। श्री कृष्णा सिंह फर्स्ट सत्याग्रही बिहार में चूज किए गए। बिहार में कौन? श्री कृष्णा सिंह। देखिए आगे रहते थे, अभी सीएम थे, अब फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह भी करें, ठीक है। हाँ, ये हो गया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट देख लेते हैं। आफ्टर द क्रिप्स का फेलियर हो जाता है 1942 में, 8 अगस्त, एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ना, 8 अगस्त 1942 में। तो गांधी जी अब बोलते हैं कि भाई ये बहुत हो गया, अब डू और डाई करना पड़ेगा। अब सोचिए यहाँ गांधी जी का मिलिटेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था। डू और डाई, हमें सत्य अहिंसा का बात करने वाले आज डू एंड डाई का बात भी कर रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम 9 तारीख को, अगले दिन ही, ब्रिटिशर्स राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बिहार में क्रैकडाउन हो गया, हर जगह क्रैकडाउन हो गया था, जहाँ भी बड़ा बड़ा लीडरशिप था कांग्रेस का, सबको अंदर कर दिया गया, ठीक है ना। जो भी थे यंग लीडर्स बचे हुए थे, बट राजेंद्र प्रसाद को कहाँ कर दिया गया? बांकीपुर जेल में कर दिया गया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा है ये क्वेश्चन, कहाँ गया गया? बांकीपुर जेल, मुजफ्फरपुर मत मार दीजिएगा। फिर जो बिहार के जो स्टूडेंट्स में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगा। सेक्रेटरीट जो था यहाँ बिहार में, सेक्रेटरीट बिल्डिंग, उस पर फ्लैग होस्ट करेंगे स्टूडेंट लोग, तो जानते हैं कितना जोश रहता है, तो बोले कि हम लोग यहाँ फ्लैग होस्ट करेंगे। और उसमें ही 7 मार्टर्स हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो हो जाते हैं। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, रामा गोविंद सिंह, देवीपाद चौधरी और जगपति कुमार गया के थे। तो वहाँ मतलब मार्टर कर दिया जाता है ये लोग। बहुत ही सैड दिन था। और फिर भी रामकृष्ण सिंह थे, एक रामकृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह नहीं, रामकृष्ण सिंह स्टूडेंट थे। वो फायरिंग के बाद भी वो जाके सेक्रेटरीट पर भारत का झंडा लहरा देते हैं वहाँ। फिर प्रोटेस्ट होने लगता है, 7 लोगों को गोली लगा रहता था, तो अंग्रेज के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगता है चारों तरफ बिहार में उस टाइम। फिर देखा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट तो चल ही रहा था, वो तो क्विट इंडिया मूवमेंट का ही पार्ट था। तो आज़ाद दस्ता एक बनता है, जो कि कौन बनाते हैं वहाँ? तो आज़ाद दस्ता बनाते हैं अपना जयप्रकाश नारायण सिंह, जेपी बनाता है आज़ाद दस्ता। और गोरिल्ला वारफेयर होता है ना, छुप छुप के एकदम जो पद्धति होता है वार का, उसमें अंग्रेजों का एकदम छक्का छुड़ा देते हैं, ठीक है ना। कभी ट्रेनिंग नेपाल में भाग जाते हैं, कभी गया, कभी झारखंड, इधर उधर करके बहुत परेशान करते हैं। और लेकिन क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण को भी अरेस्ट कर लिया जाता है उस टाइम ही, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम ही, और इनको हजारीबाग के जेल में कैद कर दिया जाता है। लेकिन दिवाली के रात को ये निकल जाते हैं, ठीक है ना। दिवाली की रात को निकल जाती है। पूछा ये भी क्वेश्चन कि कौन से दिन को भागते हैं, तो दिवाली के रात दिन। और राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जेल में डाला गया था? बांकीपुर। इनको हजारीबाग। इनको कहाँ? हजारीबाग। किनको? जयप्रकाश नारायण क्या स्टार्ट किए थे? आज़ाद दस्ता क्या था? वो क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम क्या था? ये क्या था? ये गुरिल्ला वारफेयर का प्रैक्टिस ट्रेनिंग कराता था। और गुरिल्ला वारफेयर कराता था किस पे? ब्रिटिशर्स पे।
कैंप नेपाल में लगा था, वही गुरिल्ला वारफेयर वही बता दिया मैंने। और राम मनोहर लोहिया, आसफ अली, ये सारे लोग जो बाद में लीडर्स भी बनेंगे, कहीं कहीं के सीएम भी बनेंगे, गवर्नर्स बनेंगे, वो उस टाइम एक्टिव थे, क्योंकि ये यंग लीडर्स थे। और जो मेन लीडर्स राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग जेल में थे, गांधी जी सब जेल में थे उस टाइम। फिर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियो पब्लिसिटी, आज़ाद दस्तावेज, राम मनोहर लोहिया। सोचे कि आज़ाद दस्ता का जो रेडियो वाला जो विभाग था कौन संभाले थे? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, सोचिए लोहिया, सोशलिज्म आगे कितना बड़ा ये होता। राम मनोहर लोहिया रेडियो वाले। तो उस टाइम ही स्वराज ट्रेन जिसको बोलते हैं ना, उस टाइम ही स्टार्ट हुआ, उन्हीं के नाम पर कैप्चर किया बिहार के स्टूडेंट्स लोग, उसको इस नाम से स्टार्ट किया रन करना। और सिवान में एक इंसिडेंट हुआ था कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे, उनको होस्ट कर रहे थे, ये फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को, पुलिस उनको मार दिया था गोली। ठीक है। फिर सियाराम दल को भी उस टाइम मतलब स्टार्ट किया गया। सियाराम एक दल था जो कि आर्म्स हो गया, वेपन्स हो गया, फंड वंड कलेक्ट करता था, किसके लिए? जो भी रिवोल्यूशनरीज थे उस टाइम, उनके लिए सब फंड वंड कलेक्ट करता था लड़ने वड़ने के लिए अंग्रेज से। फिर एक ये तो ख़त्म हो गया। फिर देख लेते, थोड़ा एक बेसिक है, 2-4 लाइन है बस, कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार में क्या होता है कि बिहार का जो फॉर्मेशन का जो क्रेडिट जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। ठीक है ना, जो कि महेश नारायण और श्री कृष्ण नारायण नंद किशोर लाल के साथ ये बिहार टाइम्स और बिहारी न्यूज़ 1894 में पब्लिश करते थे। अच्छा, पब्लिश करते थे तो क्या हो गया? तो बिहार टाइम्स में ही या बिहारी न्यूज़ जो भी पेपर था उसमें ही लिखते थे कि हम लोग को एक अलग बिहार चाहिए। ठीक है ना, तो उस इसलिए बोला था सच्चिदानंद सिन्हा को एक तरह से फादर ऑफ बिहार भी बोल सकते हैं कि फादर स्टार्ट करने का यही इनको ही श्रेय जाता है। और बिहार टाइम्स जो था ना, बिहार टाइम्स यही इसमें जो सब कोई लिखता था, तो बिहार टाइम्स के जो चीफ एडिटर थे यही महेश नारायण जी थे, और बिहार के बातों को रखते थे कि कैसे बंगाल से अलग होना चाहिए। फिर वही 1916 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इसमें। सोचे ना, राजेंद्र प्रसाद यंग थे ना, कॉलेज स्टूडेंट थे, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किए थे। तो पूछ सकता है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कौन स्टार्ट किया था? राजेंद्र प्रसाद, 1906 में। और ये किसका स्टोरी है? हमें बिहार, पृथक बिहार चाहिए, हम लोग को अलग बिहार चाहिए। तो ये सारा चीज़ है। फिर 1911 में सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली प्रेजेंटेड प्रपोजल फॉर डिवीज़न ऑफ बंगाल बिहार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखते हैं। 1911 में प्रपोजल रखते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है 1912 के टाइम में फॉर्मली। तो 12 दिसंबर 1911 को रॉयल कोर्ट जो दिल्ली में लगा रहता है, उस टाइम बिहार और उड़ीसा को एक मतलब प्रोविंस अलग बनाने के लिए बात होता है, बंगाल से अलग। बिहार और उड़ीसा एक साथ ही था। ठीक है, तो ये बात हो गया यहाँ से। और ये अदर फैक्ट्स कुछ कुछ है। 1938 आप देख लीजिएगा, अब्दुल कायम अंसारी फाउंडर मोमीन कांग्रेस। जगत प्रसाद चतुर्वेदी स्कॉलर थे, ये भारत की वर्तमान दशा लिखे थे। ठीक है ना, जगत प्रसाद चतुर्वेदी। और राजा साहेब एक गांधी टोपी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। गांधी जी से जहाँ कोई चीज़ आ जाता है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो बस इतना ही था। और तो फिर वही रिवीजन है इसमें। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का। और अगर उसमें कुछ मतलब कुछ फैक्ट अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा नीचे, आप ज़रूर अपडेट सेक्शन देख लिया कीजिए। थैंक यू।